साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष का आधार पाठ्यक्रम जो है उसका थर्ड पेपर यानी फाउंडेशन कोर्स का पेपर नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ देखेंगे और उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, पहले उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यूनिट नंबर थर्ड जो दे रखी है उसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे। और इसका जो यदि हम कहें तो पहला जो पोर्शन दे रखा है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इशू, प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उसकी जुड़ी समस्याएं यानी पॉल्यूशन टाइप्स, कंट्रोल मेजर, मैनेजमेंट्स एंड एसोसिएट्स प्रॉब्लम्स। तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उससे जुड़ी समस्याएं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल मेजर, मैनेजमेंट्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पर इसको हम हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज यानी बोथ मीडियम में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पदार्थों को प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य बनाता है, उपयोग करता है और अंत में शेष भाग को या शेष सामग्री को जैव मंडल या पर्यावरण में फेंक देता है। इसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ, धूल, अवसाद तथा ग्रिड पदार्थ, जैविक घटक तथा उनके उत्पाद, भौतिक कारक जैसे हीट, ताप आदि सम्मिलित है जो पर्यावरण पर कुप्रभाव डालते हैं यानी बैड अफेक्ट क्रिएट बाय एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव ये डालते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। बाकी यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतना अधिक सांद्रता में उपस्थित हो कि पर्यावरण के लिए इंजुरी हो वो प्रदूषक कहलाता है। जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर एवं निर्माण पश्चात शेष सामग्री को फेंक देते हैं अर्थात फेंके हुए रेसिड्यू यानी अवशेष को प्रदूषक कहलाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं तो उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है जमा हुए पदार्थ जैसे स्मोक, डस्ट, ग्रिड एंड हाउसेस, धुआं, धूल, ग्रिड और घर। हमारा घर जो है वो भी पर्यावरण प्रदूषण में मुख्य भूमिका अदा करता है। धूल, धुआं, ग्रिड तो करता ही है। रासायनिक पदार्थ में कौन आते तो डिटर्जेंट, आर्सेनिक, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन है, फ्लोराइड्स है और फॉस्जीन है। मेटल की बात करें तो आयरन, मरकरी, जिंक और लेड। गैसों की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा। फर्टिलाइजर की बात करें यानी उर्वरक की बात करें तो यूरिया, पोटाश और अदर फर्टिलाइजर्स। सीवेज की बात करें तो डर्टी वाटर यानी गंदा पानी। पेस्टिसाइड की बात करें तो डीडीटी, बीएससी, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। और साउंड भी जो हमारा होता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है, हीट भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन करती है। और साथ में 10 पॉइंट दे रखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं यानी प्रदूषण फैलाते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक के दो प्रकार हैं। एक अक्षयकारी प्रदूषक यानी नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रदूषक आते हैं जो या तो अपघटित नहीं होते हैं या प्रकृति में इनका निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन बहुत धीमी गति से होता है, जैसे एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी के लवण के लंबी श्रृंखला वाले फेनॉक्सिस तथा डीडीटी। इनको हम नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं यानी कि ये नेचर के अंदर या अर्थ के अंदर इनका डिग्रेडेबल नहीं होता यानी कि खत्म नहीं होते हैं। दूसरा दे रखा है बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण या क्षयकारी। यह घरेलू उपमार्जक पदार्थ जिनका विघटन प्रकृति में आसानी से हो जाता है। जब ये पदार्थ एकत्रित हो जाते तब अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जैसे हम बोले कि हमारे घर में आने वाले सब्जी के जो छिलके होते हैं, फ्रूट के जो लेयर्स होती है, पेपर्स होते हैं, तो उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में रखा गया है।
बात करते प्रदूषण के प्रकार के टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो 7 प्रकार का बताया गया है। कौन सा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और मरीन पोल्यूशन, यानी वायु, जल, ध्वनि, मृदा, रेडियोधर्मी, तापीय और समुद्री। अब इनको सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। साथियों, हम यहाँ पर पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेंगे ताकि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल में विभिन्न घटकों में मौलिक, रासायनिक या जैविक गुण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जैव मंडल को किसी न किसी रूप में दुष्प्रभावित करते हैं, संयुक्त रूप से वायु प्रदूषक कहलाते हैं तथा वायु में प्रदूषित होने की यह घटना वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण का कारण और उसका सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स की बात करते तो सबसे पहला आता ऑटोमोबाइल्स एंड मशीन्स, स्वचालित वाहन एवं मशीनें। स्वचालित वाहनों जैसे मोटर, ट्रक, बस, विमान, ट्रैक्टर तथा अन्य प्रकार की अनेक मशीनों में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदग्ध हाइड्रोजन, सीसा व अन्य विषैली गैसें वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं। तो विषैली वाहक निर्वात वायु प्रदूषक का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑटोमोबाइल और मशीन्स में क्या होता है कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है, जिसके कारण डिफरेंट टाइप्स की गैसें उत्पन्न होती है और ये क्या करती है? ये पॉल्यूशन करती है, इसकी वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, औद्योगिक कल कारखाने। कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुएं में सीसा, पारा, लेड, मरकरी, जिंक, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक एवं एस्बेस्टास आदि के माइक्रो पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी गैसें होती हैं जो जीवधारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। यानी एनिमल्स और यदि हम कहें तो प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए ये टॉक्सिक होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी वायु प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2, यहाँ पर फार्मूला गलती से CO2 प्रिंट हो गया है। तीसरा है स्मोक एंड ग्रिड्स, धुआं एवं ग्रिड। ताप बिजली घर कारखानों की चिमनियों एवं घरेलू ईंधनों को जलाने से धुआं निकलता है। धुएं में अदग्ध कारखानों के सूक्ष्म कण विषैली गैसें जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो विषैले होते हैं, जो कई प्रकार की डिसीज को जन्म देते हैं यानी रोग पैदा करते हैं। डस्ट यानी धूल के कण। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित खदानों जैसे लोह, अयस्क तथा कोयले की खदानों की धूल से पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा रोग उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में उत्सर्जित विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, विभिन्न प्रकार के प्रमुख प्रदूषक जो अनेक क्षेत्रों से वायुमंडल में उत्सर्जित किए जाते हैं, उनमें निम्नलिखित प्रदूषक है। सबसे पहला आता है कार्बन कंपाउंड। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। सल्फर कंपाउंड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा H2SO4 प्रमुख है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हम कहें तो NO, NO2 और HNO3 प्रमुख है। ओजोन, इसका स्तर मानव क्रियाओं द्वारा बढ़ जाता है। फ्लोरोकार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, इससे हमारी ओजोन की लेयर डिस्टर्ब होती हैं। ये गैसें विभिन्न उद्योगों द्वारा तथा कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा हवा में मिलती हैं। हाइड्रोकार्बन, ये मुख्य रूप से बेंजीन, पायरीन आदि होते हैं जो विभिन्न उद्योगों द्वारा स्वचालित वाहनों द्वारा वायु में छोड़े जाते हैं। मेटल्स, कुछ धातुएं जैसे सीसा, निकल, आर्सेनिक, बेरियम, टीन, बेनेडियम, टाइटेनियम तथा कैडमियम के ठोस कण, द्रव की बूंदें या गैसें हवा में मिल जाती हैं। प्रकाश, रासायनिक पदार्थ तथा स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित होकर वायु के में मिलते हैं जैसे स्मोक, पेन और PB2N आदि। विशिष्ट पदार्थ, यह पदार्थ पावर प्लांट्स, स्टोन क्रशर तथा उद्योगों द्वारा उड़ाए जाने वाले धूल, ग्रिड आदि होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। आगे बात करें टॉक्सिकेट्स, ये रासायनिक पदार्थ अन्य वस्तुओं के साथ वायु में मिल जाते हैं और वायु प्रदूषक को उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय क्या उपाय है? मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण होना चाहिए। कारखानों, चिमनियों
ऊंचाई अधिक रखना चाहिए। कारखानों और चिमनियों के फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। मोटर कारों और स्वचालित वाहनों में ट्यूनिंग करवाना चाहिए ताकि अजला धुआं बाहर नहीं निकल सके। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गाँवों से दूर होना चाहिए। अधिक धुआं देने वाली स्वचालित तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा वायु प्रदूषण। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, फिर क्यों इस बड़ा, इसलिए क्योंकि इसमें सभी प्रदूषण को हमने कवर किया है। तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि हो सके तो जब क्वेश्चन बनता है तो अंदर से भी क्वेश्चन बनता है, तो थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। जल ही जीवन है, ये हम अच्छे से जानते हैं, और जल ही तो कल है। जल जीवधारियों के लिए प्रकृति में उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक है। हमारे शरीर का लगभग कितना 60 से 80% भाग वाटर का बना रहता है। हम इस जल को प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। आज विश्व की जनसंख्या में लगातार वृद्धि, औद्योगिक शहरीकरण आदि के कारण शहरों एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ जल के साथ बहा दिए जाते हैं, जो नदी, नाले, झरने, तालाब, बांध, झील और समुद्र में पहुंचकर वहां पर उपस्थित जल को प्रदूषित कर देते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है और वह जीवधारियों के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत एवं प्रभाव, तो यदि हम लिखें तो डोमेस्टिक वाटर एंड सीवेज यानी वहित मल। हमारे घरों में बहुत से अपशिष्ट एवं अनुपयोगी पदार्थ जो जल में छोड़ दिए जाते हैं, जैसे मानव मल, जैसे हम टॉयलेट्स का उपयोग करते हैं, पेपर, डिटर्जेंट, साबुन यानी सॉप, कपड़ा एवं बर्तन धोया हुआ पानी आदि, ये भूमिगत नालियों द्वारा नदियों, झीलों और तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे वहाँ पर जल का प्रदूषण हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, चर्म रोग आदि। इसके साथ ही जलीय जीव भी रोगग्रस्त होकर मर जाते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ आदि। सेकंड है, इसको जो अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल से निकलने वाला जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, उनकी बात हो रही है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, वर्णीज तेल, ग्रीस, अम्ल आदि पदार्थ बहा दिए जाते हैं, जो नदी, तालाब, झील आदि में पहुंचकर वहां के जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें मुख्य प्रदूषण तेल, ग्रीस, प्लास्टिक, पेस्टिसाइडर्स, धात्विक अपशिष्ट, निलंबन ठोस, फिनोलस, टॉक्सिक्स, अम्ल, लवण, रंग, साइनाइड तथा डीडीटी आदि हैं। कोयले की खानों से निकलना H2SO4 भयंकर प्रदूषण होता है। साथ ही अन्य धातुएं भी जल में मिलकर उसे प्रदूषित करती है, जैसे तांबा, सीसा, सोडियम, पारा आदि। तो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या करते हैं, वो भी पॉल्यूशन को जन्म देते हैं, पॉल्यूशन को फैलाते हैं। नेक्स्ट है कृषि विसर्जित पदार्थ। कृषि के लिए अनेक प्रकार के उर्वरक कीटनाशक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो जल में मिलकर उसे प्रदूषण फैलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ एवं कीटनाशी, इसके अंतर्गत कीटनाशी यानी पेस्टिसाइड, अनेक औद्योगिक अपशिष्ट, तेल अथवा अन्य कार्बनिक अपघटित पदार्थ आते हैं। ये जल में पहुंचकर विषैले प्रभाव यानी टॉक्सिक रिएक्शन को डेवलप करते हैं। कीटनाशकों में देखें तो डीडीटी, डिल्ड्रिन, वीएससी, VCBS तथा बेंजीन यौगिक आदि हैं। ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करते तथा पौधे, पत्तियों, फलों, सब्जियों और द्वारा मनुष्य तथा जानवरों तक पहुंचकर भोजन द्वारा उनके शरीर में पहुंचते तथा वहां पर रोगों को उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को रोगी बना देते हैं। रासायनिक उद्योगों, ताप विद्युत ग्रहों, नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के अपशिष्ट पदार्थ, इनसे निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थ, अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जल में मिलकर मानव के साथ साथ जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त हीट, रेडियोएक्टिव पदार्थ भी प्रमुख प्रदूषक होते हैं। थर्मल एवं न्यूक्लियर पावर स्टेशनों से छोड़े गए पानी नदी की झीलों में पहुंच जाता है और जलीय जीवों एवं मनुष्यों को रोगी बनाते हैं। इसे थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। आगे चलते हैं। थर्मल पॉल्यूशन से निकलकर जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए, तो आप अच्छे से जानते हैं। जो वहित मल है उसको तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। अपमार्जोगा यानी कि डिटर्जेंट और साबुन का उपयोग कम से कम होना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदी, तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। जिन तालाबों में पीने का पानी होता है वहाँ पर कपड़े नहीं धोना चाहिए और जानवरों को भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो इसके कुछ नियंत्रण कर सकते हम लोग। वायु जल प्रदूषण नियंत्रण करने में संशोधन क्या है। वायु प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण एक्ट 1981 में संशोधन किया गया।
1987 में क्रियान्वयन के दौरान आने वाली परेशानियों को हटाने के लिए क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को अधिकार देने तथा कानून तोड़ने वालों को सख्त जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई। मुख्य बिंदु यह भी है कि वायु प्रदूषण को परिभाषित संशोधित करके इसे भी शामिल किया गया। इसमें वायु प्रदूषण का निवारण का नियंत्रण संशोधन एक्ट 1987 भी है। अब जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण एक्ट की बात करें तो 1974 भी 1988 में संशोधित किया गया। महत्वपूर्ण संशोधन कर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए केंद्रीय राज्य बोर्ड का पुनः नाम देने तथा केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि बोर्ड वायु प्रदूषण से भी संबंधित रखते हैं। बोर्ड के दोषपूर्ण संस्थाओं को जल तथा विद्युत आपूर्ति बंद या रोकने का अधिकार दिया गया। दोष के विरुद्ध बोर्ड ने 60 दिन का नोटिस देने के पश्चात नागरिक आपराधिक केस दर्ज करा सकते हैं। उद्योगों की स्थापना के समय भी व्यक्ति को बोर्ड की स्वीकृति लेना होगी। इस प्रकार जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संशोधन एक्ट 1988 भी बना। तो यहाँ पर दो एक्ट की हमने अलग अलग बात करी। बात करते हम लोग अब यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण को आप अच्छे से जानते हैं किससे होता है, तो यह मोटर कार इंजन सबसे होता है। मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? 80 डेसिबल तक होती है। हम 80 डेसिबल तक को सुन सकते हैं। शोर की तीव्रता का मापन डेसिबल की इकाई में किया जाता है। 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल होता है। शोर ध्वनि का वह रूप होता है जिसमें हम सहन नहीं कर सकते। मनुष्य 0 डेसिबल तीव्रता की आवाज़ को सुनने में सक्षम होता है। 25 डेसिबल पर शांति का वातावरण होता है। 80 डेसिबल पर अधिक शोर होने पर मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है और बेचैनी होने लगता था। 130 से 140 डेसिबल का शोर अत्यंत पीड़ादायक होता है। इससे अधिक शोर होने पर मनुष्य को बहरा होने का खतरा रहता है। ध्वनि प्रदूषक के कारण व्यक्ति को निद्रा, सिरदर्द, थकान, हृदय रोग, रक्तचाप आदि का शिकार हो जाता है। किसी व्यक्ति को लगातार 8 घंटे तक 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि पर रहते हैं तो उससे बहरापन शुरू हो जाता है, यानी कि वो उसको सुनाई नहीं देता है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप वीडियो को रोककर इनको पढ़ सकते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण की यहाँ पर चर्चा हुई। आगे चलकर हम लोग अब ध्वनि प्रदूषण से निकलकर उसके नियंत्रण के बारे में बात हो रही है अभी, तो उसका स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा प्रदूषण के बारे में आप अच्छे से जानते हो। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के उर्वरक और कीटनाशकों के कारण मृदा प्रदूषण होता है। इसमें खरपतवार नाशक, अम्लीय जल वर्षा, ठीक है, कैडमियम, जिंक आदि का उपयोग ये है। तो आप इसको वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण आप अच्छे से जानते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? नाभिकीय प्रदूषण, जो कि जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ से निकलने वाले जो कंटेंट्स होते हैं उनके कारण जो होता है उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। उसमें इंटरनल रेस, पर्यावरण, जलवायु शेल, जीव जंतु, आंतरिक, इसमें नाभिक की परीक्षण, नाभिक के अपशिष्ट आदि के कारण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव डॉक्टर रमन्ना ने 1988 में भाभा अनुसंधान केंद्र में ने कहा था कि आणविक ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए। ऊर्जा का दुरुपयोग नागासाकी और हिरोशिमा की घटनाएं हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव तुरंत ही दूरगामी परिणाम होगा और रेडियोधर्मी प्रदूषण का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि व्यक्ति की जल्दी से जल्दी आसानी से डेथ भी हो जाती है। इसके बाद आता है थर्मल पोल्यूशन। स्किन पर थर्मल पोल्यूशन आप लोग अच्छे से जानते हैं। ताप ऊर्जा, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वहाँ पर फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन आदि गैसें निकलती हैं। इसको हम लोगों ने कहा थर्मल पोल्यूशन कहा गया। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो स्क्रीन पर चल रहा है इसको आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। यदि हम इसको पूरा रीड करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मरीन पोल्यूशन, पृथ्वी का 71% पार्ट वाटर का, इसमें से कुल जल यदि हम कहें तो 97.25% भाग समुद्र के पास में और 3.5% बाद घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस मरीन में भी क्या होता है, उसमें आजकल जो कूड़ा करकट जाने लग गया है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल जाने के कारण भी वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि डेवलप हो जाता है। अब यहाँ से हम निकल कर चलेंगे हम MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर वाटर पॉल्यूशन? तो उसके लिए होता है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो उसका रीज़न है मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन्स, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना।
क्वेश्चन नंबर 3 है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का आप लोग अच्छे से जानते, रीज़न क्या है? द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो र्यूमिंग्स एनिमल्स जनरेटेड विच ग्रीन हाउस गैस, तो वो डेवलप करते हैं, उत्पन्न करते हैं मेथेन। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मोक। क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस कौन सी है? तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स है उनसे सबसे ज़्यादा जो हानिकारक गैस निकलती है, टॉक्सिक गैस निकलती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषकों को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? बाय ट्रीज, वृक्षों को लगाकर। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो यह है प्लांटेशन ऑफ ट्री यानी पौधारोपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और इसी के कारण वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गैसीय अपशिष्ट है क्या है? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल्स। विद्यार्थियों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, प्रत्येक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को आप लोग एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि यदि मैं चारों ऑप्शन को यहाँ पर आप लोगों को बताने लग जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है तो किसके कारण होता है? लेड अर्थात शीशे के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये पारे के कारण होता है, ध्यान रखना, मिनी माता मरकरी यानी पारे के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो जो एसिडिक रेन होती है उसका मुख्य रीजन किसके कारण होता है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वेयर वाज द इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर? पूरे विश्व में सब जो एसिड रेन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सेंटर कहाँ है? तो ओस्लो नॉर्वे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन कहाँ पे होती है? ध्यान रखना विद्यार्थियों, नॉर्वे में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो हुज डिस्कवर द एसिडिक रेन? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। ताजमहल को क्षति पहुंचा रहा है कौन? तो जो मथुरा में तेल रिफाइनरी है, एयर पोल्यूशन फ्रॉम द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, उसके कारण ताजमहल को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो आप अच्छे से जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने पर। मेजरमेंट द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? तो द रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना गया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कंसिडर एनवायरमेंटल फ्रेंडली? तो आप अच्छे से जानते हैं CNG। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? यानी कि लिस्ट पोल्यूटेंट फ्यूल फॉर व्हीकल्स CNG होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द फुल फॉर्म ऑफ CNG आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 26, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो नॉइस पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड नागपुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? लोकेटेड न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नैरोबी अर्थात केन्या में स्थित है।
32 विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वेयर इज द वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डेज सेलिब्रेट 26 नवंबर। 33 क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। विश्व पर्यावरण दिवस कब? देखो, विश्व पर्यावरण संरक्षण अलग होता है और विश्व पर्यावरण दिवस अलग होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरमेंटल पर स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 से 16 जून 1972 में की गया था, जिसमें 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। सभी ने एक धरती के सिद्धांत का मान्यता देते हुए हस्ताक्षर किए। इसके बाद 5 जून को सभी देशों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। भारत में 19 नवंबर, ध्यान रखना साथियों, नोट करने का इसको, भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो दो अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की क्या थीम थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस को यानी कब मनाया जाता है? हमने कहा भी हर साल 5 जून को मनाया जाता है और हर साल हर वर्ष नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। साथियों कौन सा है? ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी। साल 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा था केवल एक पृथ्वी था, और 50 साल बाद भी यही सच्चाई अब भी कायम है। यह ग्रह हमारा एकमात्र ग्रह है। दिस प्लेनेट इज अवर ओनली होम। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण समस्या का उदाहरण क्या है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिडिक रेन, ग्रीन प्लैनेट्स इफेक्ट्स। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। 36, पर्यावरण ह्रास का मानवीय कारण जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, उसके अलावा वनमूलन और नगरीकरण सभी। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 38, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, उसका प्रतीक क्या है? तो रेड पांडा, लाल पांडा उसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? तो 45 डिग्री डेसिबल से अधिक, यानी 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि में होने पर उसे ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, किसकी मापक इकाई डेसिबल है? अच्छे से जानते हैं, अभी हमने कहा साउंड की, यानी कि ध्वनि की। किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचाती है? यानी हमारा जो कान होता है उसको क्षति पहुंचाती। कौन सी? मोर देन 19 डेसिबल, 90 डेसिबल से अधिक। 42, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक है? तो 150 डेसिबल से की ध्वनि प्राण घातक होती है। मनुष्य की फुसफुस आहट कितने डेसिबल की ध्वनि की होती है? जो हम फुसफुस करते हैं ना, यानी कि बड़ी धीरे धीरे से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो होती है 30 डेसिबल ध्वनि की होती है। डेसिबल ध्वनि किसका प्रतीक है? तो सामान्य बातचीत का प्रतीक है। 45, निम्न में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का उपाय। तो कारखानों की स्थापना शहर से दूर होनी चाहिए, वाहन तेज ध्वनि या हॉर्न पर रोक होना चाहिए, उद्योगों से कम ध्वनि वाली मशीनों का उपयोग होना चाहिए। वैसे थ्योरी में इसको मैंने आपको बताया भी था, सभी है। 46, जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो पॉल्यूटेड वाटर के कारण होता है। 47, जल प्रदूषण का पता जल में घुली हुई कौन सी गैस से पता चलता है? तो अभी हमने कहा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन से पता चलता है। 48, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है? तो प्रदूषक और मृदा अपरदन दोनों हैं। 49, लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो साथियों भारत के अंदर सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो कानपुर के अंदर है। 50, सर्वाधिक जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर पॉल्यूटेंट, औद्योगिकरण जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पर निबंध में से निम्न में से क्या है? तो जितने भी पॉइंट दे रखे सभी उसके अंदर आ जाते हैं। 51, 52, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल यानी जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब बना?
मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले पोर्शन में वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 के अनुसार ये केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। 53 निम्न में से पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया गया 1981 से 90 के बीच में। 1981-90 दशक को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया था। यानी ये जो 9-10 साल का जो पीरियड था उसको जो ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए उन्होंने बनाया था। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? तो आप अच्छे से जानते, डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। मिनी माता बीमारी ऊपर वाले क्वेश्चन हम देख चुके थे, पारे के कारण मरकरीकरण होती है। निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषक कौन सा है? तो जितने भी कच्चे तेल के स्रोत के कारण विश्व भर में परमाणु कचरे के कारण छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्र में जय निकिता को हानि पहुंचाते नहीं, सभी आ जाएंगे इसके अंदर। मृदा प्रदूषण कौन सा है? तो इसमें भी सभी पॉइंट्स आगे, मृदा के गुणवत्ता में गिरावट, खनन कार्यों, प्राकृतिक कारकों, वर्षा हुआ, तापमान, सभी इसमें आ जाते हैं। 58 में भी जो निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? तो सभी जितने भी दे रखे इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 न्यूक्लियर रिएक्टर में समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरणों का प्रदूषण होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो टीबी और कैंसर बोथ डिसीज होती है। 61 जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं? तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। 62 वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो भैया जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यानी कि चीन, चाइना। 63 वैश्विक तापमान के कारण क्या है? औद्योगिकरण, वनों का विनाश और जीवाश्म ईंधन का उपयोग। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो पेट्रोल, डीजल यानी पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। पृथ्वी की छतरी किसे कहा गया है? तो व्हाट इज द कॉल्ड द अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ? तो अम्ब्रेला क्या है? ओजोन लेयर है। कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज। आगे चलते 66 स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। क्या खास बात थी? 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया था। 67 महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया गया? न्यूयॉर्क में। भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण कहते हैं। 69 वो कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। 70 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस होती है? तो आप अच्छे से जानते हैं, ओजोन। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? साथियों याद रखिएगा, 5 करोड़ वर्ष। 72 मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषक उत्पन्न करता है कौन है? ह्यूमन्स। एनिमल जो होता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला प्राणी होता है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का नाम बताइए। द नेम ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव वेस्टेज यानी रेडियोधर्मी कचरा। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है रेडियो रेज यानी रेडियो वेव्स, उसके ऊपर चलती हैं। 75 हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है, किसके कारण होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल के कारण होता है, यानी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण। मनुष्य क्या है? एक सर्व आहारी है, यानी कि वो प्लांट्स को भी खा जाता है और एनिमल्स को भी खा जाता है। इसलिए जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है सेल्वीकल्चर। 78 निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण के 2 घटक है, क्या है? एयर एंड वाटर। 79 वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है उसे जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मटेरियल कहा जाता है। 80 वनों की कटाई के कारण क्या होता है? वनों की कटाई यदि बढ़ रही है तो उसके कारण भूमि का कटाव भी होता है, यानी सॉइल इरोजन इसका मुख्य रीज़न है। 81 सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को किसके द्वारा रोका जाता है? किसके द्वारा सोखा जाता है? किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ओजोन लेयर के द्वारा। आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी है? आप लोग अच्छे DDT और BSC जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। 83 सेल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है? वनों की पूर्ति।
यानी कि जो वन खत्म होते जा रहे हैं उनको वापस उसी प्रोसेस में, यानी कि लगाने की जो प्रोसेस, उसको सेल्वीकल्चर कहते हैं। वायुमंडल फैला हुआ है कहाँ पर? 15 किलोमीटर तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक, तथा 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो धरती से 60 किलोमीटर तक, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं ना अर्थ पे, वहाँ से लगाकर हमारे ऊपर का 60 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। 85, हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है, यानी फ्रॉम प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है? देखो CO2 होती है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी मोर पॉइजनस है, टॉक्सिक गैस है। कौन सा रोग ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि करता है? तो कैंसर। पौधे तथा जानवर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी जैविक पर्यावरण। धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है वाटर टेबल। तेल की पानी पर पतली तह होती है ऑयल सिल्क। एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखने का है। धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है वाटर टेबल। 91, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक कौन सा होता है? बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियोधर्मी पदार्थ। 92, निम्नलिखित में कौन सा निम्नीकरण पदार्थ है? कागज, एल्यूमिनियम के डिब्बे, DDT और प्लास्टिक, तो पेपर इसमें आ जाता है। यानी कि निम्नीकरण, विच ऑफ द फॉलोइंग द डिग्रेडेबल सब्सटेंस, डिग्रेडेबल मतलब जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जिसको डिग्रेड किया जा सकता है। तो क्या होता है? पेपर हम लोग जानते हैं, कागज़ जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे फाउंडेशन कोर्स का जो थर्ड पेपर है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, उसकी थर्ड यूनिट का पहले पार्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके ऑब्जेक्टिव यानी MCQ। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, आपके दोस्तों तक इसको शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से हेल्प कर रहा है।